जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी जीविका का पालन कृषि के द्वारा करता है और उनकी आय में जो कुल आय है उन देशों की, उसमें अभी भी लगभग एक अच्छा खासा हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही उनकी आय में जुड़ता है। और ये विकसित राष्ट्र अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो वहाँ कृषि वहाँ की कुल आय का मात्र 1% हिस्सा होता है। जापान में सिर्फ 2% हिस्सा होता है। चीन में वहाँ की कुल आय का 12% हिस्सा होता है। भारत में अभी भी लगभग 20% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वह दुनिया में 32%, कृषि का दुनिया में 4% और सेवा क्षेत्र जो है वहाँ से 64% अपने आय का जुटाता है। मैं कॉम्पोजिशन इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अब आने वाली जो स्लाइड्स होंगी और जिसमें हम इस WTO की भूमिका की चर्चा करेंगे, तो WTO के तमाम जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका इन अलग अलग सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में और एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हम देखेंगे। और उसी दृष्टि से पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि किस क्षेत्र का देश की आय में, कुल आय में क्या हिस्सा है। तो वहां हम पाते हैं कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो आज के दिन दुनिया में और भारतवर्ष में एक सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का हो रहा है। अब सर्विसेज सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं भारत में अगर देखेंगे तो 61%, 61% आय सेवा क्षेत्र से आती है। सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की संख्या अगर देखेंगे तो उसका अनुपात कृषि पर आधारित जो लोग हैं उसकी तुलना में बहुत कम मिलेगा। कृषि पर आधारित आज भी हमारा जनजीवन लगभग 65% है, जबकि कृषि से हमारी जो आय का हिस्सा है वह 19% है। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1991 में जब हमने प्रथम आर्थिक सुधारों की नीति की घोषणा की 24 जुलाई 1991 में, तो उस समय हमारे देश में कृषि क्षेत्र से जो आय उपस्थित थी वह हमारे देश की कुल आय का 35% हुआ करता था। यह 35% अब घट करके हमारे देश में सिर्फ 18 या 19% रह गया है। मैं दूसरी तरफ से ये बता सकता हूं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र का जो आय का जो अनुपात है वह 1991 से लेकर के 2009 में लगभग आधा हो गया है, जबकि कृषि क्षेत्र पर जो आधारित जनजीवन है उसकी जनसंख्या में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। परसेंटेज के रूप में लेंगे तो हो सकता है कि 5-7% का बदलाव हुआ भी है, किंतु जनसंख्या के एग्रीगेट संख्या के रूप में लेंगे तो वही 65, 66, 67 या 70 करोड़ लोग उस समय भी कृषि क्षेत्र पर आधारित थे। और आज भी जब भारत की जनसंख्या 113 करोड़ हो गई है तो उसका 65% का अनुपात लेंगे तो वही लगभग 70 करोड़ लोग आज भी कृषि से अपनी जीविका निकालते हैं। किंतु अगर कृषि क्षेत्र की आय का अनुपात भारत की कुल आय से अगर आधा हो जाता है और कृषि क्षेत्र पर आधारित जो जनजीवन है वह अगर उतना का उतना ही रह जाए तो स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की जो आय होगी वह गिरेगी। और अगर आय गिरती है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर, उस पर उसका असर आता है। और यह बात और भी ज्यादा प्रामाणिक हो जाती है जब हम साल भर पूर्व सरकार की तरफ से डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि भारतवर्ष के 78% लोग आज भी मात्र 20 रुपए प्रति हाउस होल्ड उनकी उपभोग करने की क्षमता सिर्फ 20 रुपए रह जाती है। अगर भारत के गांवों से जुड़े लोग अगर उनकी प्रति व्यक्ति व्यय करने की क्षमता मात्र 20 रुपए हो तो आज के दिन रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसमें अगर एक व्यक्ति के पास में खर्च करने के लिए मात्र 20 रुपए हों तो आप और हम समझ सकते हैं कि उनका जीवन स्तर कैसा होगा। यह तो हमारी एक जीवन प्रणाली ऐसी है
कि अधिकांश किसान आज भी वो एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं और जितना उनके 2 एकड़ या 3 एकड़ जो भूमि है उससे जितना वो उपजाते हैं अनाज, उस अनाज से वो अपना साल भर का अपना भरण पोषण का काम करते हैं। नहीं तो उनके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इतनी कम है कि उससे अगर उनको खरीदना पड़ जाए अनाज, तो ऐसे बहुत सारे किसान जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास में अपनी जमीन नहीं है, उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है। और इसके लिए सरकार को आज ये 18-19 वर्ष के बाद में ये समझ में आया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह हमारे विकास के अंदर में शामिल नहीं है, और इसलिए सरकार ने इस बार और हमारी राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जो बजट के पूर्व जो भाषण रखा उसमें पहली दफे उन्होंने लिखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो हमें करनी होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ को हिंदी में हम समग्र विकास के रूप में समझ सकते हैं। यानी अभी तक हम जो विकास के पथ पर जा रहे थे उसमें समग्रता की बात नहीं थी, और देश का एक अधिकांश हिस्सा जो है वो विकास के रास्ते में शामिल नहीं हो रहा था। तो जो विकास अभी तक हुआ, जिसमें सरकार बताती है कि हम 8%, 7% इस तरह की जीडीपी में प्रति वर्ष हम आय कर रहे हैं, यह ग्रोथ जो है वह ग्रोथ उन गांव के किसानों तक और गांव के जनजीवन तक नहीं पहुंच रही है। इसका प्रथम बार हमारे राष्ट्रपति के भाषण में उल्लेख हुआ, और इसके बाद हमारे वित्त मंत्री ने भी बजट के अंदर में इस बात की चर्चा की, और फिर इस इंक्लूसिव ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बजट में कुछ प्रावधान रखे। उन सब बातों पर मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा, किंतु यह बात अच्छी तरह समझ में आती है कि पिछले 18-19 साल के आर्थिक सुधारों के नाम से घोषित जो नीतियां WTO, IMF इत्यादि के कंडीशंस के और शर्तों के आधार पर जो नीतियां हमने ग्रहण की है, और ये जो विषय है नई आर्थिक नीतियां, वैश्विक महामंदी और विकास की भारतीय अवधारणा, तो ये जो विषय मैं रख रहा हूं यह इस आज के इस चर्चा के विषय से काफ़ी नज़दीकी से मेल खाता है, और इसलिए मैंने ये कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखे हैं। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो उसमें भी गुड्स एंड मर्केंटाइज और सेवा क्षेत्र आता है। गुड्स एंड मर्केंटाइज लगभग 80% होता है और सेवा क्षेत्र लगभग 20% होता है। और एक बात आपको और बता देता हूं कि यह जो वैश्वीकरण और आयात नीतियों में सारे प्रतिबंधों को हटा देना और आयात शुल्क में कमी कर देना, और इससे यह अवधारणा सरकार की बननी कि इससे देश को काफ़ी लाभ होगा और हमारा जो है निर्यात बढ़ेगा। तो इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि 2002 में, मैं बहुत पुरानी नहीं जा रहा हूँ, अगर 1991-92 की बात लूँगा तो आपको और भी गहराई में पता चलेगा, लेकिन उतनी दूर मैं नहीं ले जा रहा। 2002 में हमारे देश की जो आयात और निर्यात की जो घटक थी, जो डेफिसिट थी, वह सिर्फ $8 बिलियन थी। $1 बिलियन का मतलब 5,000 करोड़ रुपए होता है। तो हमारे आयात और निर्यात का जो घाटा है वो देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। 2002 में 8.7 था, 2003 में 14.3 हुआ, 2004 में 24.4, 2005 में 30.7, 2006 में 62.7 और 2007 में 79.4। किंतु 2009 के जो मेरे आंकड़े मेरे पास में हैं उसमें इस व्यापार घाटे का जो फिगर है वो $100 बिलियन से ज्यादा हो गया है। आप देखिए लगातार हमारा व्यापार का घाटा बढ़ता जा रहा है। इस व्यापार के घाटे को हम सीधी हमारे आर्थिक नीतियों के साथ जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम LPG फॉर्मूले की बात करते जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस फॉर्मूले की जो घोषित नीति है सरकार की 24 जुलाई 1991 के बाद से, तब से यह व्यापार घाटा हमारा लगातार काफी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। और ये पिछले 5 साल के अंदर में $8 बिलियन से $80 बिलियन और
आज के दिन $100 बिलियन हो जाना, यानी मैं कहूंगा कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के आधार पर गैलेपिंग स्पीड से हमारा व्यापार का घाटा बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम WTO में इसलिए सदस्य बने हैं कि हमारा व्यापार का घाटा बढ़ता जाए? व्यापार का घाटा बढ़ना इस बात को बताता है कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। आप जब कभी सरकार के तरफ से कुछ बात सुनेंगे तो हमारे वाणिज्य मंत्री बराबर ये कहते हैं कि WTO और आर्थिक सुधारों के आ जाने के बाद हमारा एक्सपोर्ट्स निर्यात बढ़ते जा रहा है। कल पास्कल लेमी की जो स्पीच नई दिल्ली में मिनी मिनिस्ट्रियल बैठक में उन्होंने रखी और फिक्की के सामने जो उन्होंने जो स्पीच रखी, उसके अंदर में भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर में ये बात उन्होंने पिकअप कर ली कि पिछले 10-11 सालों में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से लगभग 1.5 करोड़ रोजगार की संरचना हुई है। अगर आप इसका कोई भी बात अगर लेते हैं तो अगर आप व्यापारी हैं और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो क्रेडिट साइड भी देखते हैं, डेबिट साइड भी देखते हैं। मान भी लें कि सरकार की तरफ से कि 1.5 करोड़ का हमारी रोजगार में वृद्धि हुई है, तो हमारे रोजगारों में कितनी हानि हुई है इसकी चर्चा वो नहीं करते। अगर हम बाहर से चीजों का आयात करेंगे तो हमारे यहाँ के जो कल कारखाने हैं वो बंद होंगे, हमारे यहाँ जो चीजों का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होगा। ये जो व्यापार घाटा है ये मैंने कोई अंदाज से नहीं, सरकारी आंकड़ों के द्वारा ही बताया है। अगर व्यापार में घाटा होगा तो निश्चित रूप से देश के उद्योग धंधों पर उसका असर होगा, और देश के उद्योग धंधों पर अगर वो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो कि डॉक्टर अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट से भी जाहिर है, तो बंधुओं इस बात में कोई शक नहीं है कि 1.5 करोड़ रोजगार सृजन की जहां बात हो रही है वहां सरकार को लगभग 3 से 4 करोड़ रोजगार नष्ट होने की भी बात कहनी चाहिए, और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे सामने आना चाहिए। और यह काम स्वदेशी जागरण मंच ही कर सकता है कि हमें यह एक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि पिछले 15-16 वर्षों में कितने रोजगार इस देश से नष्ट हुए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है। और उसका जब आकलन करेंगे तो सरकार की घोषित फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो 1.5 करोड़ रोजगार सृजन की जो बात वो करते हैं, उस दावे को हमें बिल्कुल सरासर झूठ करार करना पड़ेगा कि आप इंटरप्रिटेशन करें तो सही ढंग से करें, आप नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करें। एक तरफ आप बात करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए, मैं 2 तस्वीर आपके सामने और लेकर के आया हूं। हमारा पड़ोसी देश चीन, वैश्वीकरण वहां भी चल रहा है, हमारे यहां पर भी चल रहा है। मैं चीन की प्रशंसा करने की बात आपके सामने नहीं रख रहा, किंतु दुनिया में अगर कोई चैलेंज आती है, कोई चुनौती आती है, उस चुनौती को हम किस ढंग से सामना करते हैं, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। चीन एक ऐसा देश है जो इस पूरे वैश्वीकरण के प्रोसेस के अंदर में सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है, और दूसरी तरफ भारत एक ऐसा देश है जो इस वैश्वीकरण के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। आज चीन का अगर हम निर्यात का फिगर देखते हैं तो आज के दिन जहां भारत में $100 बिलियन का सालाना घाटा होता है, तो वहां चीन में आयात निर्यात से चीन को प्रति वर्ष $250 बिलियन का फायदा होता है। हमें $100 बिलियन का नुकसान और चीन को $250 बिलियन का फायदा। चीन का अकेला निर्यात अमेरिका में 264 बिलियन का निर्यात चीन का सिर्फ अमेरिका में होता है। और आज अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चीन के बढ़ते हुए निर्यात को उनके देश में कैसे रोका जाए, किंतु अमेरिका के लिए एक बहुत संकट का विषय बना हुआ है कि चीन निर्यात करके ये जो आर्थिक लाभ उठा रहा है और उनके यहाँ जो ट्रेड सरप्लस
एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम, और इसमें जो गैप बन रही है उस लाभ को वह अपने रिजर्व में ट्रांसफर करता है। देखिए आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपनी बैलेंस शीट बनाते होंगे तो आपकी जो सेल्स है, जो बिक्री है और जो खरीद है, अगर खरीद से बिक्री ज़्यादा होगी तो लाभ होगा, खरीद से बिक्री अगर कम होगी तो नुकसान होगा। अब देखिए हमारे यहाँ तो $100 बिलियन का नुकसान हो रहा है, चीन को प्रतिवर्ष $250 बिलियन का फायदा हो रहा है। तो ये जो फायदा है वो प्रतिवर्ष उनके रिजर्व में जुट रहा है, और इस तरह रिजर्व में जुटते जुटते चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आज के दिन $2 ट्रिलियन बन गया है। किंतु विडंबना की बात यह है कि भारतवर्ष में इस घाटे की भरपाई कैसे होती है। चीन में तो घाटा नहीं है, फायदा है, तो वहां तो रिजर्व बनना स्वाभाविक समझ में आता है कि प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। हमारे देश में हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बताई गई रॉन्ग अकाउंटिंग को फॉलो किया और घाटे को हमने रिजर्व का नाम दे दिया कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते जा रहा है। ये रिजर्व नहीं है, लायबिलिटी है। इस घाटे की पूर्ति आप विदेशी पूंजी के द्वारा करते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है ना, ये पैसा आपका नहीं है, ये कभी भी उस पैसे को वापस ले जा सकते हैं। और बीच में आपने देखा हुआ है स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हुई तो ये पैसा उनका है, वो कभी भी वापस ले जा सकते हैं। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जो पैसा ला रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से, ये भी पैसा उनका है, ये पैसा भी कभी वो वापस ले जा सकते हैं। कंपनी एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है, बिक जाती है, कभी वो कंपनी अमेरिका की है, कभी यूरोप की हो जाती है, कभी जापान की हो जाती है, इस तरह खरीद बिक्री का प्रोसेस चालू रहता है। किंतु ये पैसा हमारा नहीं, तो जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश में कर रहे हैं, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो चाहे वो कैपिटल के माध्यम से। बताइए, ये देखिए हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका से 22 बिलियन, वहां हमने दिखाया आपको 264 बिलियन, ठीक है ना। तो हम आज के दिन चाइना की तुलना में 10वें मतलब 1/10 की स्थिति में रहते हैं। उनका एक्सपोर्ट अगर $1 ट्रिलियन है तो हमारा जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स $100 बिलियन का। तो चाइना भले ही वो पॉलिटिकली उनके यहाँ ऑटोक्रेसी हो, टोटलिटेरियन सोसाइटी हो, कम्युनिज्म हो, कोई भी इज्म हो, किंतु चाइना के अंदर आज के दिन इस वैश्वीकरण की चेतावनी को जिस ढंग से उन्होंने एक अवसर के रूप में परिणित करके अपने यहाँ की जो गरीबी की जो समस्या है उस हमारे यहाँ पर भी लगभग 1947 में जो गरीबी की जो स्तर था, चाइना का जो स्तर था वो लगभग एक ही हुआ करता था। चाइना में आज के दिन गरीबी मात्र 2% के लगभग रह गई है, जो कि अभी सरकारी आंकड़ों में 26% आती है, पता नहीं 30 है कि 35 है, सरकार को अभी इसका सही आंकड़ा नहीं हुआ है। किंतु मैं ये बात WTO के संदर्भ में ही ये बताना चाह रहा था कि WTO के सदस्य भारत और चीन दोनों ही हैं। वैश्वीकरण की समस्या को भारत और चीन दोनों ही मुकाबला कर रहे हैं, किंतु इस मुकाबला करने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में चीन अपने यहाँ जो आर्थिक सुधारों का जो आंतरिक सुधार उन्होंने किया और जिस ढंग से अपनी आर्थिक ताकत को उन्होंने मजबूत किया, उसका फायदा वो अपने देश के लोगों तक पहुंचाए। जबकि हमारे देश में हमारे यहाँ के जो कर्णधार हैं, अभी तक के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हमारे देश में सत्ता पक्ष में गए 1991 से लेकर के आज तक, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो कि इस आर्थिक सुधारों के प्रोसेस में अपने आप को नहीं जोड़ा होगा। क्योंकि 1991 से 96 तक जो है कांग्रेस सरकार थी, फिर 2 साल इसकी यूनाइटेड फ्रंट इसकी संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, और फिर जो है भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार आई और वापस अब जो है कांग्रेस की सरकार है। तो इन कई सालों के अंदर में हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस प्रोसेस में शामिल हुए हैं। और अगर हम ये कहें कि भारत की तरफ से हमारी जो आर्थिक नीतियां जो भी ग्रहण की गई वो हमारे राष्ट्र के हित में नहीं ली गई, तो इसके लिए हमें क्या करना है? क्या हम इस प्रोसेस को यूं ही चलने दें, या इसके लिए हमको कोई दूसरी स्वाधीन आर्थिक स्वाधीनता की कोई दूसरी लड़ाई के लिए कोई जंग हमको छेड़नी है? स्वदेशी जागरण मंच
का जो विचारात्मक पक्ष है, जिस विचार से आप लोग जुड़े हुए हैं, इस विचारात्मक पक्ष की यह आवश्यकता है कि हम सही ढंग से कुछ इस तरह के संघर्षात्मक कुछ टॉकिंग पॉइंट्स, कुछ इस तरह की बातें जनता तक ले जाएं, ताकि हमारे सरकार के जो लोग हैं, हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, उनकी समझ में यह विषय आए। क्योंकि जब कभी मैं राजनेताओं से बात करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक सेल में भी हूं, किंतु जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी या अब जब नहीं है, तब भी जब उनसे मैं बात करता हूं तो वहां के जो डिसीजन टेकर्स, जो मंत्री के रूप में या नीति निर्धारक के रूप में आते हैं, तो वो इतने धैर्य से इन सब बातों को सुनना नहीं चाहते। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं कि हमारे WTO के साथ साथ हमारे जो देश की जो आंतरिक आर्थिक नीतियां जो है, वह भी इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार होती हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं कि कमजोर करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों की जब बात होती है, तो हम इसके विषय में हमारी जो विनिमय दर है, उसको हम इसको अलग नहीं छोड़ सकते। 1980 में भारत और चीन दोनों की जो विदेशी विनिमय दर हुआ करती थी, वह एक ही बराबर थी। चीन की जो करेंसी है उसको युआन कहते हैं, भारत की करेंसी रुपया है। हमारा 8 रुपया $1 के बराबर होता था, चीन का 8 युआन $1 के बराबर हुआ करता था। आज के दिन हमारा रुपया 48 रुपए $1 के बराबर, चीन जिसका युआन 8 युआन $1 हुआ करता था 1980 में, आज वह भारत में तो हमारे 6 गुना गिरावट आई है, 600% का डिवेल्यूएशन हुआ है, अवमूल्यन हुआ रुपए का। चीन में आप लोगों को ये अंदाज है कि चीन की विनिमय दर आज के दिन डॉलर के मुकाबले में कितनी रही होगी? वैश्वीकरण में अगर अवमूल्यन अच्छा होता है, वैश्वीकरण में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो यह अवमूल्यन का सिद्धांत चीन पर भी लागू होना चाहिए था। क्योंकि मैंने तो बताया कि चीन की जो है एक्सपोर्ट बढ़े हैं, चीन के अंदर में आर्थिक विकास काफी तेजी से हो रहा है, तो चीन का भी अवमूल्यन होना चाहिए था वहाँ का भी। क्योंकि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत को यह समझा सकता है कि रुपए के अवमूल्यन से देश में आर्थिक विकास होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो चीन में भी ऐसा होना चाहिए था। तो बदलू ऐसा नहीं हुआ। चीन की विदेशी विनिमय दर पिछले 30 सालों में मजबूत हुई। वह आज के दिन लगभग 7 से 7.25 युआन प्रति डॉलर के आसपास है। चीन ने अपने करेंसी का अवमूल्यन नहीं किया, और इस अवमूल्यन नहीं करने की वजह से आज चीन वहां पर वो ज्यादा इंपोर्ट क्या करता है? चीन और भारत दोनों ही ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो हम जब तेल, हमारे डीजल, सरकार बोलती सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं। हम रुपए को कमजोर करके हमने $1 के पीछे 48 और 50 रुपए चुका करके हम तेल का दाम देते हैं 50 रुपए के बराबर में, चीन देता है 7 रुपए के बराबर में। तो चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नेचुरली बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। आज लोग कहते हैं कि चीन में चीजें सस्ती होती है। क्यों सस्ती होती है भाई? कि एनर्जी जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में जो पावर कंजम्पशन होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, ये दोनों मिलाकर के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुल लागत का लगभग 20% हिस्सा होता है। ऐसा मैंने कैलकुलेशन किया है। अगर आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट उठाएंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में कॉस्ट ऑफ एनर्जी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वो कंपोनेंट जो परचेज ऑफ गुड्स में जुड़ जाता है, उसको अगर वहां से निकाल देवें तो ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कॉस्ट दोनों मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में कहीं पर 15%, किंतु 20% के आसपास ये खर्चा आता है। और यह खर्चा चीन के अंदर में हमारे खर्चे की तुलना में 1/6 होता है, 16% हमारे यहाँ अगर ₹1 है तो वहाँ 16 पैसा होता है। और इसकी वजह से चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मजबूत हुआ, और इस मजबूती के कारण से चीन दुनिया भर में सस्ती चीजें बेच रहा है। चीन के अंदर में एम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या नहीं होती है, वहां एम्प्लॉयमेंट का सृजन होता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि जब कभी हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें, जब कभी वैश्वीकरण की बात करें, तो उसमें सिर्फ
WTO ही जिम्मेवार नहीं है, हमारे यहाँ के राजनीतिक दल भी उतने ही जिम्मेवार हैं कि जब तक हम इंटरनली हमारे यहाँ सही आर्थिक नीति अगर ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ पर हमारी लड़ाई सही ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। 1995 में WTO की स्थापना हुई। प्रथम बैठक सिंगापुर में 1996 में हुई। द्वितीय बैठक जिनेवा में 1998 में हुई। तृतीय बैठक 1999 में वह थोड़ी जल्दी की गई और सिएटल में हुई, अमेरिका में। चौथी बैठक कतार की राजधानी दोहा में 2001 में हुई। पांचवी बैठक 2003 में कैनकुन में हुई और छठी बैठक दिसंबर 2005 में हांगकांग में हुई और सातवीं बैठक जो है अब जिनेवा में होने जा रही है 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर। पिछली 6 बैठकों में से 2 बैठक बिल्कुल फ्लॉप हुई, सिएटल और कैनकुन, जहां जो भाग लेने मंत्री गए थे वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तो सिएटल और कैनकुन तीसरी और 5वीं बैठकों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। तीसरी बैठक के बाद आप सभी को मालूम होगा कि 9/11 की घटना घटी 2001 में और फिर अभी जैसा एक हम परिदृश्य आज आर्थिक संकट के रूप में देख रहे हैं, वैसा ही एक आतंकवाद का संकट सारी दुनिया के सामने था। तो फिर हमारे विकासशील देशों के जो प्रतिनिधि गए थे उनको भी ये समझाया गया कि भाई एक बार जो है अमन चैन की आवश्यकता है, सबको जो है हमें वार्ता को वापस हमको रेल पर लाना चाहिए। आज भी जिस तरह से पास्कल लेमी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो जो संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस आर्थिक मंदी से उभरने का एकमात्र ही उपाय है कि दोहा वार्ता को सफल बनाना, और ऐसा ही हमारे वाणिज्य मंत्री बता रहे हैं। तो 2003 की विफलता के बाद 1999 की विफलता के बाद 2001 में जो बैठक कतार में हुई, उस समय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उबरने के लिए ये संदेश दिया गया और मंत्रियों ने बावजूद इसके कि उनमें काफ़ी मतभेद थे, फिर भी इस दोहा विकास के नाम से, क्योंकि इसका मंत्री स्तरीय डिक्लेरेशन हुआ उसका शीर्षक ऐसा रखा गया, तो बहुत सारे डेवलपमेंट के विषय उन्होंने रखे कि भी ठीक है WTO अभी तक शायद आप लोगों के लिए विकास की कोई काम या बातचीत नहीं कर पाया, पर आगामी दिन में जो वार्ताएं चलेंगी उसमें हम विकासशील देशों के विकास का मुद्दा हम सामने रखेंगे और ऐसा नाम इसका दिया गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। किंतु 2001 में उन्होंने बातें तो कह दी, जब बातों को अमल करने के लिए विकासशील देशों ने प्रश्न उठाया कि भाई अब इस पर आप अमल कीजिए, तो उनको तो ऐसा करना नहीं था, उनको तो किसी तरह जो है इस वार्ता को सफल दिखलाना था। तो 2001 में उन्होंने 1999 की विफलता को 2001 में सफलता का नाम दे दिया, किंतु जब 2 साल तक कुछ नहीं किए तो 2003 में वापस कैनकुन में विकासशील देश एकजुट होकर के, मैं भी वहां था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, अगर आप अपनी की हुई बातों से अगर मुकरते हैं तो हमें इस वार्ता में, हमको इसमें रहना नहीं है, हम इस वार्ता से अब करना चाहते हैं। और उस दबाव के चलते जिस तरह से अलायंसेस बने, उन अलायंसेस और आपसी सहयोग और संपर्क के द्वारा विकासशील देश एक होकर के विकसित राष्ट्रों पर जिस ढंग से दबाव बनाना में सक्षम हुए और सफल हुए, उसके आधार पर 2003 में फिर वार्ता विफल हो गई। वार्ता विफल हो गई तो फिर ये प्रोसेस चालू रहा और अब ये कह रहे हैं कि 2001 से लेकर 2009 8 साल हो गए हैं, जैसा यूरोपीय राउंड में 8 साल हुए, अभी भी इसमें 8 साल हो गए, तो यूरोपीय राउंड को हमको क्लोज करना पड़ा 8 साल के बाद में। भले ही डंकल के प्रस्ताव को लेकर के काफी मतभेद उस समय भी थे, किंतु हड़बड़ी में डिसीजन लेकर के प्रेशर करके और उस वार्ता को कंप्लीट किया गया। और वही प्रोसेस आज के दिन भी जो है हमारे सामने है कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, यह क्या वास्तव में विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए इसमें एजेंडे की कोई बात है, या फिर उसी तरह कोई कुचक्र चला करके उन पर दबाव डाल करके दोहा राउंड को हड़बड़ी में खत्म कर दिया जाए और फिर इसी प्रोसेस के द्वारा ये जो विषमता मैंने जो आपको बताई कि आर्थिक विषमता को वापस इस खाई को बढ़ाने का एक प्रोसेस है। और इसलिए ये आज के दिन जरूरी है कि हम इस एजेंडा को समझें और इस एजेंडा के अंदर में जो मुख्य रूप से बातें 2001 के डिक्लेरेशन में रखी गई थी, उसमें यही विषय मुख्य था कि कृषि जो है वह विकासशील देशों की आर्थिक बुनियाद है।
कृषि विकासशील देशों के रहने वाले लोगों की एक जीवन प्रणाली है। हम इसे एग्रीकल्चर कहते हैं, वहाँ वो इसे एग्री बिजनेस कहते हैं। जहाँ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर करने वाले फार्म्स के अंदर में जो जुड़े हुए हैं वो फार्मर्स हैं, वहाँ पर एग्री बिजनेस से करने वाले वहाँ के कारपोरेट लोग हैं। वहाँ पर खेती करने वाले लोग जो हैं वो कोई व्यक्ति नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। हमारे यहाँ पर खेती करने वाले लोग जो हैं एक एक कृषक होता है। तो कृषक का जो जीवन है वह खेतों से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो संवेदना जो हमारे कृषि की हमारे कृषकों के साथ जुड़ी हुई है, वह विकसित राष्ट्रों के अंदर में वह संवेदना वहां नहीं है। और वो किसी भी तरह उन कारपोरेट्स की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के प्रोसेस को वो दुनिया में अपने उत्पादित कृषि के जो उत्पाद हैं उसको वो किसी भी तरह बाकी सारी दुनिया में सब्सिडाइज्ड रेट पर भेज करके वो दुनिया के बाकी जो किसान हैं उनकी जो उपज की जो उनकी राशि मिलनी चाहिए उससे उसको वो डिप्राइव करना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अफ्रीका के जो कपास के उत्पादक हैं, बुर्किना फासो और माली, चाड, मैंने अध्ययन किया और पाया कि इस तरह के जो अफ्रीका के देश हैं वहां पर कपास की बहुत उत्तम खेती और बहुत सस्ते दर पर होती है। किंतु अमेरिका अपने बहुत सारे गिने कारपोरेट्स को सब्सिडी दे करके वह कपास दुनिया के बाजार में इस रेट पर छोड़ता है कि पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं उनके लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर वह अमेरिका वहां पर इंटरनेशनल बाजार में उन कपास के मार्केट को दखल करके वहां पर कपास के तमाम पश्चिम अफ्रीका के जो कृषक हैं उनकी गरीबी को और ज़्यादा बढ़ाने में अपनी जो कूटनीति है उसको चलाता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर में सब्सिडी का विषय जो है एक बहुत बड़ा विषय है। वो अपने यहाँ वो 1995 में जब WTO बना था तो दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी सब्सिडी की राशि $180 बिलियन हुआ करती थी। और विकासशील देशों ने यूरोपीय राउंड में, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा कहते हैं, उसके अंदर में डिमांड की कि आप अपनी सब्सिडी को घटाओ। इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर में भी यही आता है कि कॉम्पेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कि जो देश में जितनी कम लागत का जो सामान उपजेगा वह दूसरे देश को बेच सकता है। इससे जो है सभी लोगों को फायदा होता है कि कम लागत के मूल्य जो है, द्रव्य जो है वो दुनिया में सबको उपलब्ध हो सकते हैं। किंतु अगर आर्टिफिशियली आप कॉस्ट एडवांटेज को अपने पक्ष में कर लेते हैं सब्सिडी लेकर के, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका उदाहरण ऐसे समझें कि अगर अमेरिका में 1 किलो कपास उपजाने के लिए $100 लगता है और पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों में वो 1 किलो कपास उपजाने का फर्ज कीजिए कि $50 लगता है, किंतु अमेरिका अगर $80 वहाँ के प्रति किलो कपास के लिए अगर सब्सिडी दे देता है तो आर्टिफिशियली उसकी कॉस्ट कितनी हो गई वहाँ की कंपनियों के लिए? $20 हो गई। इनका लागत मूल्य कितना है? $50। यूं देखें तो उनका लागत मूल्य $100, हमारा लागत मूल्य $50। तो हमारी कपास जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकनी चाहिए और हमारे किसानों को, पश्चिमी अफ्रीका के किसानों चाहे दुनिया के किसी भी देश के किसान, वो अन्य किसी भी उत्पादों को अगर बनाते हैं तो उनका कॉस्ट एडवांटेज है। उनकी भूमि इस तरह की है, वहाँ की जलवायु ऐसी है, वहाँ के कृषक ऐसे हैं कि जो सस्ते दर में वो कड़ी मेहनत करके वो सस्ते से सस्ते मूल्य में वो दुनिया में उस तरह की चीजों को पहुंचा सकते हैं। किंतु उनको अपनी लागत का मूल्य भी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं मिलता, क्योंकि वो पूंजीवादी जो राष्ट्र हैं जिनके यहाँ पूंजी की बाहुल्यता है, बाहुल्यता भी एक कृत्रिम दृष्टि से बनी हुई है, वो भी कोई असल नहीं है, उस पूंजी के आधार पर वो सब्सिडी दे करके वो अपने लागत मूल्य को आर्टिफिशियली घटा करके दुनिया के बाजार में उन उत्पादों को छोड़ते हैं, ताकि दुनिया के जो उन्नयनशील के जो विकासित देशों में जो किसान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन उत्पादों को न बेच सके और उत्पादकों को न बेच पाने के कारण से उनके यहाँ गरीबी जो है वो बरकरार रह जाती है। ये स्थिति जो दुनिया में आज के दिन बनी हुई है, और यह विषय 1995 तक नहीं था WTO के अंदर, इसलिए इस तरह की कभी समस्या देखने को नहीं मिली। दुनिया के किसान गरीब रहे हों किंतु इस कदर गरीबी नहीं बढ़ी थी, इस कदर उनकी तकलीफें नहीं बढ़ी थी। आज के दिन इन किसानों के लिए बीज, खाद, ये जो आर्टिफिशियल जो यूरिया वगैरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, इन सबसे उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, किंतु उनका जो बिक्री का जो मूल्य मिलना चाहिए, रेगुलेटरी प्राइस मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारे देश की जो सरकारें भी जो आई वह भी IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO के तहत
उनको भी पाठ पढ़ाया गया कि जो है आप किसानों की सब्सिडी खत्म कीजिए। उनके लागत मूल्य में जो बढ़त आ रही है रुपए के अवमूल्यन की वजह से या फिर इंपोर्ट के कट कर देने से, जो इंपोर्ट इतना ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से उनका लागत मूल्य तो बढ़ रहा है, किंतु उनकी जो प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो आज के दिन डब्ल्यूटीओ में जो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वह कृषि का मुद्दा है, और जब तक विकसित राष्ट्र अपने देशों में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज को बंद नहीं करेंगे और दूसरी तरफ वो विकासशील राष्ट्रों को कहेंगे कि आप अपने टैरिफ को घटाइए और हमें बाजार दीजिए, यानी ये बाजारवाद की नीति, फ्री मार्केट की जो नीति दुनिया में जो चल रही है, और इस नीति को चलाने वाला जो यंत्र है वो है डब्ल्यूटीओ। और यह यंत्र जो है दुनिया के किसानों की कमर को तोड़ने का यंत्र है, दुनिया के किसानों को एक प्रकार से आर्थिक गुलामी में बांधे रखने का यंत्र है। और अगर हमको दुनिया के किसानों को इस गुलामी से अगर सही माने में उनको स्वतंत्र करना है, उनको स्वाधीन करना है, उनको सक्षम बनाना है, तो वहां हमें या तो डब्ल्यूटीओ से कृषि क्षेत्र को पूर्ण रूप से वापस खींच लेना होगा, या फिर जो है हमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जैसे जय जवान जय किसान का नारा पहले घोषित हुआ था, उसी तरह जो है जय किसान का नारा घोषित करते हुए हमें वापस डब्ल्यूटीओ के अंदर इस तरह की लड़ाई लड़नी होगी, ताकि दुनिया के तमाम किसान एक हो जाएं और दुनिया के तमाम किसानों से जुड़े जितने देश हैं वो सारे एक हो जाए और अपनी बुलंदी से विकसित राष्ट्रों को कंपेल कर दें कि अगर उनको अनाज खाना है तो हमारे भूमि से तैयार हुआ अनाज उनको खाना पड़ेगा। और इससे उनके यहाँ जो फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है वो जब हमारे किसानों की हमारे यहाँ के उत्पाद अगर बाहर एक्सपोर्ट होंगे, मैं नहीं कहता कि भारतवर्ष से ही जाएं, भारतवर्ष की तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमारी खाद्य समस्या पहले हमें अपनी खाद्य समस्या को पूरा करना है। हम भारत से खाद्यान्न के निर्यात के पक्ष में नहीं है, पहले हम अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ में जब हमें लड़ाई लड़नी है तो दुनिया के तमाम किसानों को एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा, ताकि, और मैं ये बता सकता हूँ, मैंने अपने अध्ययन में इस तरह का गवेषणा के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि आज की दुनिया में जो गरीबी है वह गरीबी रह नहीं सकती, क्योंकि जो देश जहाँ पर श्रम के आधार पर, कृषि के आधार पर वो इतनी मेहनत करते हैं, जहाँ हर किसी के पेट को भरने का, पोषण करने का जो यंत्र कृषि उनके पास में है, तो अगर उस कृषि की कीमत का अगर सही मूल्य उनको मिलेगा तो दुनिया में आज की दिन जो बनाई हुई कृत्रिम गरीबी, ये गरीबी जो है कृत्रिमता के आधार पर बनी हुई है। कृत्रिम गरीबी नहीं कहता मैं, गरीबी की संरचना कृत्रिम माध्यम से की हुई है। अगर इस कृत्रिम ढांचे को अगर हम तोड़ने में सफल हो जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा कि दुनिया से गरीबी दूर हो सकती है। दुनिया से गरीबी वहां पर आर्थिक सहायता से नहीं हो सकती। आर्थिक सहायता तो एक प्रकार का प्रलोभन है। वो कहते हैं कि एड फॉर ट्रेड, ऐसा हम नहीं चाहते, हमें एड नहीं चाहिए, हमें फ्री एंड फेयर ट्रेड चाहिए। डब्ल्यूटीओ में फ्री ट्रेड की बात होती है, फेयर ट्रेड की बात नहीं होती। हम चाहते हैं फेयर ट्रेड, और दुनिया के तमाम किसान जब डब्ल्यूटीओ की जहां वार्ता होती है तो वो एक ही डिमांड करते हैं कि हमें फेयर ट्रेड चाहिए, हमें फ्री ट्रेड सिर्फ नहीं चाहिए। अगर आप फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें से अनफेयर जो चीजें हैं उनको निकाल दीजिए, और तब देखिए कि दुनिया में सस्ता उत्पाद कौन बना सकता है और कौन दुनिया के अंदर में जो है इस पर कृषि से जुड़े उत्पादों में कौन सक्सेस हो सकता है। तो इस विषय को हमको डब्ल्यूटीओ में सही तरीके से रखना पड़ेगा कि फ्री मार्केट के चंगुल में हमको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज को पहले बंद करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही कृषि से संबंधित कोई वार्ता डब्ल्यूटीओ में होनी चाहिए, ऐसा स्वदेशी जागरण मंच का मानना है। देखिए, मैंने आपकी जानकारी के लिए ये सब कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा कि डब्ल्यूटीओ का फंक्शन कैसे होता है। वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट जैसे होता है वैसे होती है। और इसमें भी एक सवाल आता है हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का, हमारी आर्थिक संप्रभुता का एक विषय आता है कि डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अगर हमारे देश के मंत्री किसी भी तरह दबाव में आकर के अगर कोई वहाँ पर हस्ताक्षर करके आते हैं तो इंटरनेशनल ट्रीटी मेकिंग पावर के जो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हैं, वो किस तरह के हैं, और हमारा संविधान क्या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो संविधि जो इंटरनेशनल ट्रीटी जो बनती हैं, उस तरह के इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करने का पावर क्या हमारा संविधान यूनिलेटरली उन मिनिस्टर्स को देता है, या इसकी चर्चा और वहां पर जो भी हम एग्रीमेंट साइन करें दैट शुड बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय इंडियन पार्लियामेंट। अभी तक ऐसा नहीं है।
तो ये कानूनी एक सवाल है। आज अमेरिकन कांग्रेस ऐसा पावर वहां के ट्रेड मिनिस्टर्स को नहीं देती है। वहां का जो ट्रेड मिनिस्टर्स है वो जो भी कुछ करेगा, वहां यूएस प्रेसिडेंट को जितना पावर डेलीगेट किया जाता है वहां की यूएस कांग्रेस के द्वारा, जब तक यूएस की कांग्रेस उस चीज को अनुमोदित नहीं करती है तब तक डब्ल्यूटीओ का कोई भी इंटरनेशनल कानून अमेरिका पर लागू नहीं होता है। एक बात कई दफे मजाक में लोग कहते हैं, पर वो बड़ी सीरियस बात है कि हम इंटरनेशनल लॉ को बड़े पैट्रियोटिज्म के साथ हम पालन करते हैं भारत, किंतु नेशनल लॉ को हम सही ढंग से पालन नहीं करते। अमेरिका में बात उल्टी है, वो इंटरनेशनल लॉ को पालन करने में अपनी कोई भी राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाते, वो अपने नेशनल कानून को पालन करने में बड़ी भक्ति दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा हमारे यहाँ, हम नेशनल लॉ को तो नहीं पालन करते, इंटरनेशनल लॉ को हम पालन करते हैं। अमेरिका इंटरनेशनल लॉ को बराबर जो है उनको दुत्कारता है, पालन नहीं करता, किंतु नेशनल लॉ को पालन करने में अमेरिका का प्रत्येक सिटीजन, अमेरिका की प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राजनीतिक दल वह बिल्कुल वहां पर जो है अपने नेशनल लॉ को पालन करने में ये रहता है। तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि हम कहीं इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और डब्ल्यूटीओ में इंटरनेशनल ट्रीटी के जो साइन करने के जो हमारे प्रावधान हैं वो क्या हमारे संविधान के अनुकूल हैं, या इसके लिए हमें अपने संविधान में भी अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वो भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के कोई भी जो एग्रीमेंट्स हैं वो हमारे देश की, हमारी आर्थिक संप्रभुता को वो नीचे न गिराएं। हमारी आर्थिक संप्रभुता जो है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम लोग 3 बातें बराबर किया करते हैं, वो 3S, सॉवरेनिटी, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। स्वाभिमान, संप्रभुता और स्वावलंबन, ये 3 बातें जो है स्वदेशी में हम बराबर करते हैं। और उसमें ये जो विषय जो जुड़ा हुआ है संप्रभुता का, वह विषय भी जो है डब्ल्यूटीओ के आज के इस स्ट्रक्चर के अंदर में हमें वहां पर भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। फिर नीचे कर लीजिए। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इसके कई तरह के कानून बने हुए हैं। जो गुड्स एंड मर्केंडाइज से जो विषय जुड़े हुए हैं उसमें 13 कानून हैं। उन 13 कानूनों के अंदर में वो इस तरह के कानून बने हुए हैं कि एक तो जैसे एंटी डंपिंग का कानून है, सब्सिडीज का कानून है, तो फिर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का कानून है, और वो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का कानून है। तो डब्ल्यूटीओ की जब संरचना की गई तो उसके 3 पिलर्स उन्होंने समझाए थे। किसी के लिए 3 पिलर समझाए थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट और मार्केट एक्सेस, कि इन 3 स्तंभों के आधार पर डब्ल्यूटीओ की संरचना की गई कि आप जो है जब कभी एक देश का दूसरे देश के साथ में कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यापार के बारे में चर्चा होगी तो जो सदस्य देश हैं उसमें आपस में कोई भी कोई भेद नहीं होगा, कोई डिस्पैरिटी या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा मोस्ट फेवर्ड नेशन का बात थी। किंतु आप देख रहे होंगे कि ऐसा होता नहीं। यूरोप के देश जो हैं वो अपने यूरोप के देश के भीतर जो भी आदान प्रदान होता है वो यूरोप में एक देश से दूसरे देश में कोई भी बिना कोई वीसा के जा सकता है, व्यापार भी स्टेब्लिश कर सकता है, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यूरोप के जो 35 देश है उसके अंदर में इस तरह की बात है, अमेरिका के अंदर नाफ्ता में इस तरह की बात है, और इस तरह के बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट्स इस तरह के बने हुए हैं। और उन रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट्स के रहते जिसको डब्ल्यूटीओ के द्वारा मान्यता दी हुई है, और डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल 24 के अंदर में गैट में ऐसा कहा है कि बजाय मल्टीलेटरलिज्म के कोई भी देश जो है वो चाहे तो इस तरह के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और कस्टम यूनियंस बना सकता है, जो कि मल्टीलेटरलिज्म की ये जो डायलॉग्स रूल्स ऑफ ट्रेड की जो बात होती है उसमें एक रोड़ा है। और ये रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट्स वो करके वो आपस में तो ज़्यादा छूट दे देते हैं, और हमें जो है जब हम वो एक्सपोर्ट करने, जर्मनी फ्रांस को ज़्यादा मदद देगा, और वो भारत से जब कोई माल जाएगा तो उसमें वो नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसको हम कहते हैं एनटीबीज, और वो एनटीबीज बोल देगा कि आपके जो भेजे हुए द्रव्य हैं उसके अंदर में जो है हेल्थ स्टैंडर्ड या तमाम स्टैंडर्ड्स, तो उन्होंने 2 एग्रीमेंट बना रखे हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर में, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा, नेशनल ट्रीटमेंट होगा, मार्केट एक्सेस सबको बराबर दी जाएगी, किंतु जब विकासशील देश का माल जो वहां जाता है तो वो इस तरह के कई तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, और वो रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट्स के माध्यम से जो है वो मार्केट एक्सेस हमें तो उतनी नहीं देते, किंतु अपने मार्केट एक्सेस जो है वो हमारे यहाँ बाजार में दखल की वो पहल बराबर करते रहते हैं। और ये पहल जो है आज के डब्ल्यूटीओ में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा और नामा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस इंडस्ट्रियल गुड्स के नियमों के द्वारा टैरिफ में लगातार एक जो गिरावट करने की बात कही जा रही है, वो आगामी दिन डब्ल्यूटीओ में फिर इस तरह की बात
वहाँ होने वाली है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी घटती जा रही है और जिस तरह से हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधों पर इसका जो बुरा असर गिर रहा है, इस क्रम से अगर हम चलते रहे तो आगामी दिनों में अभी जो थोड़े बहुत जो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर की जो इकाइयाँ बची हुई है, वो आने वाले दिनों में उन पर बहुत बुरा असर होगा और फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कोई भी WTO के अंदर में वार्ता होती है तो उसका सीधा असर हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट पर क्या गिरता है, हमारे यहाँ की पॉवर्टी पर क्या गिरता है, हमारे यहाँ की प्राइस राइज पर क्या गिरता है, इन सब विषयों को अगर हम देखेंगे तब हमको लगेगा कि पिछले 14, 15, 16 साल में जो भी वैश्वीकरण और WTO की जो प्रक्रिया हमारे देश पर, हमारे आर्थिक नीतियों पर जैसे लागू हो रही है, उसका बिल्कुल गलत असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसका अभी तक हमें इसको कोई फायदा नहीं मिला है। सेवा क्षेत्र एक ऐसा बताते हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि भारतवर्ष में चूंकि मानव संसाधन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस जनसंख्या के आधार पर सर्विसेज सेक्टर के अंदर में जो है हमको WTO से फायदा मिलने वाला है। और इसलिए भारत के वाणिज्य मंत्री ने कल भी इस बात को कही कि जो है जब आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स की खोलने की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र के खोलने की भी आप बात करिए। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेवा क्षेत्र है उसके अंदर में अलग अलग तरीके से सेवा क्षेत्र के अंदर में एक दूसरे के मार्केट के अंदर में एंट्री होती है और उसमें जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों के अंदर में सेवा क्षेत्र के वो क्षेत्र जो पूंजी पर आधारित है। सेवा क्षेत्र के दो अलग अलग विभाग हैं। एक सेवा क्षेत्र ऐसा है जो लेबर इंटेंसिव है और दूसरा सेवा क्षेत्र ऐसा है जो कैपिटल इंटेंसिव है। जो विकसित राष्ट्र हैं वो कैपिटल इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर को खोलने की बात करते हैं, लेबर इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर को खोलने की जब बात होती है तो वो दूर हट जाते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव जो सेवा क्षेत्र हैं वो है बैंकिंग के क्षेत्र, इंश्योरेंस के क्षेत्र और बहुत सारे इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहां पर पूंजी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, पूंजी विनियोग के द्वारा वो सेवा क्षेत्र में आपके यहाँ आना चाहते हैं और आपकी वहां पर भी संप्रभुता, जब हमारा बैंकिंग और हमारा इंश्योरेंस जो हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, हमारी जो बचत है, उस बचत को अगर वो कंट्रोल करने लग जाएंगी, सारी की सारी बचत अगर उनके इंश्योरेंस कंपनीज में और उनके बैंकिंग में अगर जमा होने लग जाएगी और हमारे यहाँ के जो बैंक हैं वो जब देखिएगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में सरकार जिस तरह से कानून में बदलाव ला रही है तो एक तरफ तो डिसइन्वेस्टमेंट, हमारे जो एग्जिस्टिंग जो प्रतिष्ठानों हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट जिस कदर हो रहा है और जो बाकी जो हमारे प्रतिष्ठान हैं उनका ग्रेजुअली डिसइन्वेस्टमेंट के एक स्टेप आगे, यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए जो सरकार ने कानून बदलने का जो प्रावधान रखा हुआ है बैंकिंग कानून और इंश्योरेंस कानून के माध्यम से, वो बराबर ये बात कर रही है कि अभी जो 26% जो हम छूट दे रखे बीमा क्षेत्र में, उसको हम 49% करेंगे और बाद में फिर 74% करेंगे। तो देखिएगा कि आने वाले दिनों में वो पूंजी के आधार पर वो हमारे जो यहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं वो ग्रेजुअली यहाँ के उन सब को टेक ओवर मर्जर के द्वारा उनको हमारे यहाँ एक्वायर करके वो स्टॉक मार्केट के द्वारा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो विषय है ये एक बहुत ही गहन विषय है और इसके अंदर में सेवा क्षेत्र के अंदर में वो जिस तरह से इनडायरेक्टली कमर्शियल प्रेजेंस के द्वारा एंट्री लेना चाहते हैं और अपने यहाँ हमको उनके यहाँ जो सेवा क्षेत्र के अंदर में लेबर इंटेंसिव मूवमेंट ऑफ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा यहाँ बैठ करके हम आउटसोर्सिंग करके उनको जो वहाँ पर उनके मार्केट में हमको हिस्सा ले सकते हैं, उसके ऊपर में प्रोटेक्शनिज्म, उसके अंदर में प्रतिबंध, तो चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटी के एक्सपोर्ट का विषय हो, हमारे इंडस्ट्रियल कमोडिटी का विषय हो, उसमें तरह तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स और वहाँ ये कहते हैं कि इकोनॉमिक नीड टेस्ट के आधार पर कि हमें अगर दरकार होगी तो हम आपके लोगों को एंट्री देंगे। ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिशनरी प्रोविजन उन्होंने लगा रखे हैं और इन सबका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह वो फ्री मार्केट का फायदा अपने पक्ष में लेकर के और हमें उसको डिनाई करते हुए WTO को एक यंत्र के रूप में, एक टूल के आधार पर उसको व्यवहार करने के लिए उन्होंने WTO की संरचना की है। और अगर हम इन सब के अंदर में सजग होकर के और अपने अध्ययन के द्वारा उसकी तकनीकी जानकारी लेते हुए जब तक हम WTO में हम अगर वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक जिस तरह से यह दीमक के रूप में आस्ते 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 करके बढ़ते जा रहा है, हम अपोज तो करते हैं किंतु उसका इफेक्टिवनेस कुछ होना चाहिए। हम यहाँ बैठ कर आलोचना कर लिए और हम संघर्ष भी कर लिए, किंतु अगर वहां पर जब नीति निर्धारण होता है उस नीति निर्धारण के अंदर में जब तक बदलाव नहीं होगा, अभी तक मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम राष्ट्र भले ही वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हों किंतु ये जो नीति वहां पर जो निर्धारित हो रही है उसको अभी हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन करना और प्रिवेंट करना, हमें उसको सिर्फ प्रेशर के द्वारा डिले नहीं करवाना है, हमें उसको बिल्कुल रोक देना है और अभी तक जो हुआ है उसको रिवर्स करना है। हमारा काम दोहरा काम है।
एक तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोकना है, और अभी तक जितना गलत काम हो चुका है उसको रिवर्स करवाना है। तो ये दो प्रक्रिया हमें WTO की वार्ताओं में लानी होगी कि हमारी संप्रभुता के विषय को लेकर के, हमारे यहाँ के किसानों की जो हक छीने गए हैं उनको लेकर के जो गलतियां अभी तक हो चुकी है WTO के अंदर में, चाहे वह अगला विषय जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी है, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में भी जिस तरह से कानूनों को बदला गया है, उन कानूनों के बदलाव से हमारे पेटेंट कानून में, हमारे यहाँ के और बाकी जो कानून हैं, और उसके अंदर में भी हम जो देख रहे हैं कि इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा के अंदर में उनके पक्ष में जो विषय थे, पेटेंट का कानून उन्होंने बदल दिया। किंतु हम लोगों ने जो डिमांड करी कि हमारे यहाँ के जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, हमारे यहाँ की जो दार्जिलिंग चाय है, या इस तरह प्रत्येक विकासशील देशों की अपने अपने कुछ इस तरह के उत्पाद हैं जिसकी एक लोकेशन और टेरिटरी पर आधारित उन सब उत्पादों की कीमत है, बासमती राइस है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के विषय को अभी तक वो मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में हमारे गाँव के से जुड़ी हुई जो लोक संगीत, ट्रेडिशनल फोल्क, ट्रेडिशनल नॉलेज, पुराने हमारे आयुर्वेद की जो विषय हैं, और इस तरह के जो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज के जो विषय हैं, उसी तरह हमारे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी के विषय को, ट्रेडिशनल नॉलेज के विषय को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के विषय को, इन विषयों को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो विषय हैं वहाँ इन विषय को हमको जोड़ना होगा, और उसके लिए हमसे किसी भी तरह इस विषय को समझते हुए हमको उन पर लागू करना होगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बाकी जो विषय जो उनके पक्ष में थे उन पर हमने कानून बना दिए, किंतु हमारे पक्ष के जो विषय हैं उनको जब तक हम WTO में वहाँ पर नहीं ले जा सकेंगे और उनको इन विषयों को जब तक नहीं मनवा सकेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि WTO की ये जो संरचना और ये यंत्र के रूप में इसका उपयोग जो सिर्फ उन विकसित राष्ट्रों के हक में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को हमको रोकना होगा, और नए ढंग से जहाँ तक जो गलतियाँ हो चुकी हैं उन गलतियों के प्रोसेस को यही रोक करके और इसको रिवर्स करते हुए हमको एक अपने राष्ट्रीय हित के लिए पूर्ण रूप से एक कॉम्प्रिहेंसिव विचार हमको करना पड़ेगा। और ये जो 3-4 विषय मैंने जो बताए, कृषि से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित और बौद्धिक संपदा से संबंधित, इन सभी विषयों को हमको सही ढंग से समझते हुए एक स्वदेशी एजेंडा, एक राष्ट्रीय हित का एजेंडा हमें तैयार करना पड़ेगा, और उस एजेंडा के आधार पर ही जो है हम WTO में अपना प्रतिनिधित्व रखेंगे। और पिछले कई सालों की तरह इस बार भी जो है हम बुलंदी के साथ और बड़े अच्छी सोच के साथ हम यहाँ भारत सरकार को भी एक मेमोरेंडम देंगे और हमारा प्रतिनिधित्व भी जो है हम सही ढंग से करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं यहीं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, इस बातों को आपने समझा होगा, और इन सब विषय को आप जो है और भी बाकी सब लोगों के पास ले जाएंगे। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं आप लोगों को प्रिंटेड कॉपी दे दूँगा, और आपको अगर कोई विषय नहीं समझ में आए, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप ईमेल के द्वारा संपर्क करके मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।